Assalamualaikum student. Welcome to the lecture number 17 of the course Statistics and Probability. इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने काउंटिंग रूल को डिस्कस किया कि किसी प्रोबेबिलिटी मतलब चांस या इम्कान वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 3 रूल्स हैं जिन्हें काउंटिंग रूल कहते हैं। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड परम्यूटेशन और थर्ड कंबाइनेशन है। इन दो को आज हम डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन किसी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट के ऑर्डर्ड सबसेट हैं। A permutation is any ordered subset from a set of n distinct objects. For example, एक सेट है AB। अब इसकी परम्यूटेशन AB और दूसरी परम्यूटेशन BA हो सकती है। इसका मतलब हुआ एक सेट के सबसेट ऑर्डर में हो तो वो परम्यूटेशन कहलाती है। अब इन नंबर ऑफ परम्यूटेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए कि एक सेट के कितने ऑर्डर्ड सबसेट होंगे। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स selected in a definite order from n distinct objects is denoted by the symbol NPR. NPR is equal to n multiply n minus 1 multiply n minus 2 and so on n minus r plus 1। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है? मिसाल के तौर पर 7 फैक्टोरियल हो तो इसे ऐसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब हुआ जिस नंबर का फैक्टोरियल हो उसे पीछे की तरफ 1 तक खोल दो। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। फैक्टोरियल को हम अपनी कैलकुलेटर से भी इस साइन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे 7 को हमने यहाँ पर प्रेस किया है और फिर शिफ्ट प्रेस किया और इस फैक्टोरियल वाले बटन पे क्लिक किया तो आंसर 5040 आया है। अब एक मिसाल से परम्यूटेशन को समझते हैं। एक क्लब में 4 लोग हैं जिनमें से हमने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर को सिलेक्ट करना है। अब कितने वेज हैं जिनसे हम इनको सिलेक्ट करें? अब पहले प्रेसिडेंट के लिए 4 लोग थे, फिर एक सिलेक्ट हो गया, फिर सेक्रेटरी के लिए 3 लोग रह गए, उनमें से भी एक सिलेक्ट हो गया और फिर लास्ट पे ट्रेजर के लिए 2 लोग रह गए। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए 4 लोग हैं, सेक्रेटरी के लिए 3 लोग रह गए और ट्रेजर के लिए 2। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 24 हैं। अब सेम इसको परम्यूटेशन से आसान वे से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ n इज़ इक्वल टू 4 मतलब टोटल लोग 4 हैं और r इज़ इक्वल टू 3 है मतलब सीट्स 3 हैं। अब 4p3 इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 की ही इक्वल होता है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 24। इसका मतलब हुआ हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना हो तो हम परम्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं। इसे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इस साइन से भी कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक थ्योरेटिकल हमारे पास कॉन्सेप्ट है ट्री डायग्राम। अब प्रेसिडेंट के लिए 4 लोग थे, फिर नेक्स्ट सेक्रेटरी के लिए 12 पॉसिबिलिटीज़ थी और फिर ट्रेजर के लिए 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आउटकम्स इस तरह आएंगे ABC, ABD एंड सो ऑन। अगर r इज़ इक्वल टू n हो तो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR इज़ इक्वल टू NPN हो जाएंगी। तो NPN इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1।
मतलब n फैक्टोरियल के इक्वल होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं और 3 ही चेयर्स हैं और वो पिक्स बनाना चाहते हैं, तो फिर 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, मतलब टोटल पिक्स 6 हैं जो डिफरेंट साइड से वो बना सकते हैं। अब ये 3 लोग आमना, बशीर, दाऊद थे, तो इनकी पिक्स आमना, बशीर, दाऊद, एक ये पिक आ जाएगी, एक आएगी आमना, दाऊद, बशीर, और फिर बशीर, आमना, दाऊद। तो इस तरह ये 6 पिक्स ले सकते हैं। अभी तक हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो रिपीट ना हुए हों उनकी परम्यूटेशन देखी है। अब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हों मतलब रिपीट हो रही हों तो उनकी परम्यूटेशन क्या होगी? The number of permutations of n objects selected all at a time when n objects consist of n1 of one kind, n2 of a second kind, and so on, nk of k time is p is equal to n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial, and so on, nk factorial। इसे एक मिसाल से समझते हैं। हमारे पास एक वर्ड है कमेटी। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस वर्ड की लेटर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज करें तो कितनी बार हम ये कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड्स मीनिंगलेस ही क्यों ना हों। अब यहाँ n मतलब टोटल लेटर्स इस वर्ड में 9 है और n1 इज़ इक्वल टू 1 है, मतलब c 1 टाइम आया है, n2 इज़ इक्वल टू 1 है, मतलब o भी 1 टाइम आया है, n3 इज़ इक्वल टू 2 है क्योंकि m 2 टाइम्स आया है, n4 इक्वल टू 1 है क्योंकि i 1 टाइम आया है, और n5 इज़ इक्वल टू 2 है कि t 2 टाइम्स आया है, n6 इज़ इक्वल टू 2 है क्योंकि e 2 टाइम्स आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर E, T, M रिपीट हो रहे हैं, तो परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और ये हमारे पास आंसर आया है कि इतनी बार हम इनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटिंग रूल है कंबाइनेशन। अ कंबाइनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कंबाइनेशन भी किसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के सेट का सबसेट है, लेकिन परम्यूटेशन और कंबाइनेशन में सिर्फ ऑर्डर्स का फ़र्क है। कंबाइनेशन में सबसेट का ऑर्डर के बगैर वो होता है, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर्ड सबसेट होता है। कंबाइनेशन को NCR या ब्रैकेट्स में NR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल। कंबाइनेशन और परम्यूटेशन का ये रिलेशन है, NPR इज़ इक्वल टू r फैक्टोरियल NCR, मतलब एवरी कंबाइनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स जनरेट्स r फैक्टोरियल परम्यूटेशन। जैसे मिसाल के तौर पर 3 लोगों का एक ग्रुप है। अब 3 में से हम एक ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें 2 लोग हों, तो फिर n इज़ इक्वल टू 3 और r इज़ इक्वल टू 2 है। अब फार्मूला में हम इनको पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास कंबाइनेशन में 3 आया है, मतलब 3 ग्रुप होंगे जिनमें 2-2 लोग होंगे, ABC, AB, AC एंड BC। लेकिन यही आप परम्यूटेशन से करें, n इज़ इक्वल टू 3 और r इज़ इक्वल टू 2, तो आंसर आया है 6। इसका मतलब हुआ हर कंबाइनेशन r फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हमारे पास कंबाइनेशन आया है AB का, तो AB से जनरेट हुआ AB BA, इसी तरह AC से AC CA और BC से BC एंड CB। ये परम्यूटेशन कंबाइनेशन जनरेट करता है। NCR को बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की इक्वल होता है। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट या NCR की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, NCR इज़ इक्वल टू NC n माइनस R। n टोटल नंबर ऑफ वेज हैं और R सिलेक्टेड या डिस्टिंक्ट हमारे पास वेज हैं। इसी तरह सेकंड NC n माइनस R प्लस NCR इज़ इक्वल टू n प्लस 1 CR। आप ये बात भी नोट कर लें या कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं कि NC0 इज़ इक्वल टू 1 होता है और NCN इज़ इक्वल टू भी 1 ही होता है, और NC1 इज़ इक्वल टू N इज़ इक्वल टू NCN माइनस 1।
मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में 10 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो फिर कितने वेज हैं कि हम इन 3 लोगों को सेलेक्ट करें। अब यहाँ ऑर्डर या तरतीब नहीं फिक्स, इसलिए कंबाइनेशन को इस्तेमाल करेंगे। n इज़ इक्वल टू 10 और r इज़ इक्वल टू 3, तो फिर 10c3 इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, आंसर आया 120। There are 120 different ways of performing a 3-person committee out of a group of only 10 persons. मिसाल के तौर पर डेक में टोटल 52 कार्ड्स हैं, एक शख्स 5 कार्ड्स देगा, तो फिर कितने वेज हैं। n इज़ इक्वल टू 52 और r इज़ इक्वल टू 5, तो इसका हमारे पास 52c5 ये आंसर आया है, मतलब इतने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट प्लान एक्टिविटी को बोलते हैं या फिर एक प्रोसेस जो रिजल्ट दे। एक एक्सपेरिमेंट को ट्रायल भी कहते हैं जो सिर्फ सिंगल हो, और जो सिंगल एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएंगे उसे आउटकम कहते हैं। एक्सपेरिमेंट की एक ख़ास टाइप है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सेम कंडीशंस पे बहुत बार रिपीट हो और डिफरेंट रिजल्ट दे। An experiment which produces different results even though it is repeated a large number of times under essentially similar conditions is called a random experiment। जैसे हम एक सिक्का मतलब कॉइन को टॉस करें, अब कॉइन बार बार टॉस हो रहा है, तो रिजल्ट या आउटकम कभी हेड और कभी टेल आ रही है। इसी तरह एक डाई को थ्रो करें तो कभी 2 कभी 3, इसी तरह डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह डेक में 52 कार्ड्स हैं और वो भी मुख्तलिफ रिजल्ट देती हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुए। रैंडम एक्सपेरिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ये 3 प्रॉपर्टीज़ हुई तो वो तब ही रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, अदरवाइज़ उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। नंबर 1, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म हो सकता हो। सेकेंड, द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एक्सपेरिमेंट से मुमकिन हो कि उससे 2 या ज़्यादा रिजल्ट हम ले सकें, एक रिजल्ट को जनरेट ना करें। थर्ड, द आउटकम ऑफ ईच रिपीटिशन इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और जो आउटकम या रिजल्ट आ रहा है वो अनप्रिडिक्ट हो। जैसे एक क्वेश्चन है आर यू स्मोकिंग, अगर ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसे रिपीट कर सकते हैं। सेकंड, इससे मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं। थर्ड, वो आंसर अनप्रिडिक्ट हैं, मतलब जब तक हम इंटरव्यू कर न लें हम नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। Sample space, a set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment is called sample space। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितने रिजल्ट पॉसिबल हों उनका सेट सैम्पल स्पेस कहलाता है। इसे कैपिटल S से डिनोट करते हैं। जैसे एक कॉइन से 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो फिर सैम्पल स्पेस हुआ हेड टेल। इसी तरह अगर 2 कॉइन्स हो तो फिर एक साथ थ्रो करने से 4 रिजल्ट आ सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये सैम्पल स्पेस हुआ। अब सैम्पल स्पेस आप देख रहे हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डाइस 2 टाइम्स 2 डाइस हैं और उनको हमने थ्रो किया है, ठीक है, और एक ही दफ़ा किया है, और फिर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो एक डाइस में 6 नंबर्स हैं, तो फिर 1 2 3 4 5 6 एक हमारे पास बन गया, ठीक है। और अगर 2 डाइस हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके 2 सेट आ जाएंगे, तो ए क्रॉस ए सैम्पल स्पेस होगा, मतलब 6 × 6 = 36 आउटकम्स होंगी। तो फिर S इज़ इक्वल टू A क्रॉस A, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 5 3 4 3 6 एंड इसी तरह ये हमारे पास सबसेट आएंगे। Any subset of a sample space as of a random experiment is called an event। अब इवेंट क्या है कि सैम्पल स्पेस का जो सबसेट, या हम कह सकते हैं कि हम एक ख़ास आउटकम्स लेना चाहते हैं, उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं।
एक होता है हमारे पास सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट इज डिफाइंड एज अ सिंपल इवेंट। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही आउटकम आ रही हो। जैसे हम एक डाई को थ्रो करें और हम चाहते हैं कि 6 आए, तो ये सिर्फ एक सिंपल इवेंट है कि इसमें एक ही आउटकम है। सेकेंड, कंपाउंड इवेंट। अ कंपाउंड इवेंट कंटेन्स मोर देन वन सैम्पल पॉइंट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ सैम्पल इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स वो है जो दो या दो से ज़्यादा आउटकम दे। जैसे हमने 2 डाई को थ्रो किया और हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए वो सम हो 10 का, तो यहाँ इवेंट 3 हैं, 6 4 5 5 4 6, इनका सम 10 है। तो ये हमारे पास जो 3 नंबर ऑफ पेयर्स हैं ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। अक्रस ऑफ एन इवेंट, अगर हमने डाई को थ्रो किया, हम चाहते हैं इवन नंबर्स आएँ, तो अगर 2 आ गया या 4 आ गया या 6 आ गया तो हमारा इवेंट अकर हो गया है। एन इवेंट ए इज सेड टू अकर इफ एंड ओनली इफ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू सम एलिमेंट ऑफ ए। जैसे हम चाहते हैं हम डाई को थ्रो करें और इवन नंबर्स आएँ, तो इवन नंबर्स 2 4 6 इवेंट हुए, ठीक है। और अगर इन नंबर में से एक भी आ गया तो हमारा इवेंट अकर हो गया। कंप्लीमेंटरी इवेंट, द इवेंट नॉट ए इज डिनोटेड बाय ए बार आर ए सी एंड कॉल्ड द निगेशन और कंप्लीमेंटरी इवेंट ऑफ ए। जैसे एक कोइन को टॉस किया तो टेल का कंप्लीमेंट हेड है, इसी तरह 4 टाइम्स हमने कोइन को टॉस किया, अब एटलीस्ट 1 हेड का जो कंप्लीमेंट है वो नो हेड है, मतलब नॉट कंप्लीमेंट है। मिसाल के तौर पर एक सैम्पल स्पेस है ए बी सी, अब इसके सबसेट या इवेंट्स कितने होंगे, तो फिर 2n से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं वो 3 हैं, तो 2^3 इज इक्वल टू 8 आया है। मतलब ए बी सी ये सैम्पल स्पेस है, इसकी आउटकम्स जो आ रही हैं वो हमारे पास या सबसेट 8 बन रही हैं, जिन्हें हम इवेंट बोलते हैं। हर सबसेट इवेंट कहलाता है, ए बी सी भी इवेंट कहलाएगा, इसे सर्टेन या श्योर इवेंट कहेंगे। इसी तरह 5 भी एक इवेंट है जिसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। मतलब 5 एक खाली सेट है तो इसमें आउटकम नहीं है, जबकि इवेंट में कम से कम एक आउटकम होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। मतलब एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ना हो।